अब शादी के बाद महक का जीवन मानो एकदम से बदल ही जाता है। हनीमून से लौटने पर वह ढेर सारी चीजें लाती है। अरे वाह, तूने तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाई है। लेकिन महक बेटा, तुझे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? शादी हुई नहीं कि तूने अपने ससुराल वालों को लूटना शुरू कर दिया। वही तो। अरे कितना सारा सामान लाया है तूने, वो भी केवल मायके वालों के लिए ही। अरे ये सब देखकर वो लोग क्या कहेंगे कि हमने तुझे क्या सिखाकर भेजा है। बस हमारी नाक कटवानी है तुम्हें, और कुछ नहीं। हे भगवान, मुझे तो पहले से पता था कि यहाँ आकर मुझे आप लोगों के मुंह से यही सुनने को मिलेगा। पहली बात तो ये है कि ये सब मैंने नहीं, बल्कि आपके दामाद रणधीर ने खरीदा है। और मैं भी उससे यही कह रही थी कि ये सब कहीं ज्यादा ना हो जाए, लेकिन उसने मेरे एक नहीं सुनी और ये सारी चीजें आपके लिए खरीदी। क्या? हाँ माँ। अरे हर कोई आप लोगों की तरह कंजूस और मक्खी चूस नहीं होता। पैसे बचा बचा कर ना जाने आप लोग कौन सा ताजमहल बांधने वाले हो। बचत करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं करनी चाहिए जिसके चलते आपको अपनी सारी इच्छाओं को मारकर जीना पड़े। अब एक ही तो जिंदगी है, और जो वक्त आज है वो कल बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आज जी भर के जी लेना चाहिए। बड़ी आई ज्ञान देने वाली। अरे बचत कर कर के ही तेरे बाप ने आज तुझे इतना बड़ा किया है, इतने अच्छे घर की बहू बनाया है तुझे। अब पैसा है तो उसे पानी की तरह उड़ाते रहो। भला ये कहाँ की सीख है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। खैर, मैं अब वही सारी बातों को रिपीट कर करके यहाँ आप लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहती। मुझे भूख लगी है माँ, जल्दी से कुछ खिला दो, वरना मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। अरे बाहर से ऑर्डर करके फालतू के पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तेरे लिए कुछ झटपट बना देती हूँ। ऐसे ही एक रोज गायत्री महक का स्टेटस देखकर हैरान हो जाती है। ए भगवान, अरे क्या हुआ? बोखला क्यों रही है? ये देखिए माँ जी, आपकी पोती क्या कर रही है। इसकी शादी हुए तो एक महीना भी नहीं हुआ है, और ये मैडम अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई है, वो भी किसी विला में। अरे इसे तो कोई लाज शर्म है ही नहीं। क्या बोल रही है गायत्री? ये लड़की मानती क्यों नहीं? ना जाने क्या होगा इसका। अरे कितनी बार समझा चुके हैं हम, लेकिन फिर भी नहीं समझती है। आने दो कल इसे वापस, फिर फोन करके अच्छे से क्लास लूंगी इसकी। फिर अगले दिन जब महक ट्रिप से वापस लौटती है, तभी गायत्री उसे कॉल करके खूब सुनाती है। तुझे हमने पहले भी कहा था ना कि अपने ससुराल वालों के सामने अच्छे से रहना, फालतूगिरी मत करना, लेकिन फिर भी तुझे समझ नहीं आता। अरे अब तो कुंवारी नहीं है, शादीशुदा हो गई है, तो फिर क्या जरूरत थी उन लोफर सहेलियों के साथ मटर गश्ती करने की? तेरे ससुराल वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? अरे क्या हुआ, आप भी घूम फिर कर वही बातें करने लगती हो आप। क्यों? अब तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? देख महक, यहाँ पर बात घूम फिर कर हमारी तुझे दी गई हुई परवरिश और संस्कारों पर आती है। अरे वो लोग तेरे सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन तेरे पीठ पीछे तुझे नाम ही रखेंगे, तेरे बारे में बुरा भला बोलेंगे। शुरुआती के दिनों में तेरी सारी मनमानी चलने देंगे, लेकिन एक ना एक दिन उनका असली रंग तुझे जरूर दिखेगा। ओ प्लीज माँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इतना निगेटिव मत बोलिए। और आपको सच जानना है तो मैं आपको बता दूं कि मेरी सहेलियों के साथ ट्रिप पर जाने के लिए मुझे सास नहीं कहा है। वो यही चाहती थी कि मैं उनके साथ चली जाऊं और 2 दिनों तक एंजॉय करके आऊं। वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं है, उनका मन खुला है, सोच काफी नई और अच्छी है उनकी। अच्छा, अब तेरी माँ पराई हो गई है और तेरी सास अपनी हो गई है क्या? आपको जो समझना है समझ लीजिए माँ, क्योंकि आप पापा और दादी, आप तीनों को जितना भी समझाओ, लेकिन मेरी बातें आपको गलत ही लगती हैं, क्योंकि आप लोग सामने वाले की बातें सुनते ही नहीं हो, अपने ही मन की चलाते हो और अपनी ही सोच को सही साबित करने के पीछे पड़े रहते हो, ना कि उसे सुधार कर उसमें अच्छा बदलाव लाते हो। अरे जब तू यहाँ पर रहती थी तब भी तो कम बोला करती थी,
लेकिन जब से तू तेरे ससुराल चली गई है, तेरी जबान तो एकदम तेज तर्रार चलने लगी है। माफ करना माँ, लेकिन आप मुझे हमेशा ऐसे नहीं सुना सकती। और जब मेरे ससुराल वालों को ही कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे तो ये फंडा कोई समझ ही नहीं आता। खैर, मुझे अभी ढेर सारे काम पड़े हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। बाय। अरे पर देखा, इसे कॉल काट दिया इसने। क्यों ना काटेगी? अरे अब वहां उसके हिसाब से सब चल रहा है। नया नया ससुराल है, थोड़े दिन बीतने दो, तब वही ससुराल वाले अपने असली रूप में आकर उसे रोक टोक करने लगेंगे और उसे हद में रहना सिखाएंगे। दिन गुजरते जाते हैं। ऐसे ही एक रोज, नहीं निशा, मेरे ससुराल वाले तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। अब मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। अगर वो सब शुरुआत का ही दिखावा होता, तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था ना। और मैंने इन सबको टेस्ट करके देख लिया है। सब वाकई में मन से बहुत अच्छे हैं। मैं तो बेवजह ही इतना डर रही थी। चल अच्छा है बहन, तेरे मायके वालों ने कोई काम तो सही और अच्छा किया है, वरना मुझे तो यही टेंशन थी कि कहीं तेरे मायके वालों की तेरे तेरे ससुराल वाले भी कंजूस ना निकले। सच कहूं निशा, तो मुझे यहाँ पर रहते हुए ससुराल वाली फीलिंग आती ही नहीं। उल्टा मुझे मेरा मायका ही ससुराल जैसा लगता है। और यहाँ पर बात बस रोक टोक की नहीं है। क्या सही चीज है क्या गलत है, इसका फर्क मैं भी अच्छी तरह से समझती हूँ। लेकिन हर बात में टोकम टाकी सही नहीं है। उन लोगों ने तो मुझे और मेरे मन को कभी नहीं समझा, लेकिन यहाँ पर मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार देते हैं और मेरी हर ख्वाहिश को भी समझते हैं। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अब बस अपने ससुराल में ऐसी ही खुशी से रहे और तेरे मायके वालों की टेंशन मत लिया कर। उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कर। हाँ यार, मैं तो वही करती हूँ। फिर एक रोज जब महक का जन्मदिन होता है, तभी सौम्या उसके लिए अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड बनाती है और वो उसे तोहफे भी देती है। हैप्पी बर्थडे भाभी, गॉड ब्लेस यू। और मेरी तरफ से आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट, और मैंने आपके लिए ये कार्ड भी बनाया है। वाह सौम्या, ये कार्ड तो कितना प्यारा है। लेकिन तुम्हारी तो कॉलेज की फाइनल एग्जाम चल रही है ना, तो तुमने अपनी पढ़ाई में से कीमती समय निकालकर ये क्यों बनाया? क्यों मतलब? अब आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। आखिर ये आपका इस घर में पहला बर्थडे है। थैंक यू सो मच सौम्या, तुम तो एकदम बेस्ट ननंद हो, बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह। और इतना ही नहीं, माँ और पापा ने तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल पार्टी भी रखी है, क्योंकि ये तुम्हारा शादी के बाद ससुराल में पहला बर्थडे है ना, इसीलिए। हे भगवान, इतना सारा प्यार एक ही दिन में मिलेगा तो कैसे चलेगा? इतनी खुशियां तो मुझसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। या तुम भी महक, कुछ भी बोलती रहती हो। मैं सच कह रही हूँ रणधीर, आज तक मुझे मेरी जिंदगी में इतने तोहफे और सरप्राइजेस कभी नहीं मिले जितने कि आज इस बर्थडे पर मिल रहे हैं। मैं सच में बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मुझे ससुराल के रूप में दूसरा मायका मिल गया, जहाँ मुझे अपने असली मायके से भी ज्यादा अपनापन महसूस होता है। फिर शाम में पार्टी रखी जाती है और गायत्री, तेजेंद्र और दादी भी उसका हिस्सा बनते हैं। सारा तामझाम देखकर वो काफी हैरान होते हैं। बाप रे, देख तो गायत्री, महक के जन्मदिन के लिए इन लोगों ने तो बहुत खर्चा किया है। अरे इतना खर्चा तो हमने भी इसके लिए कभी नहीं किया। उल्टा हम लोग तो इसके जन्मदिन को ठीक से मनाते भी नहीं थे, ताकि वही पैसे उसके भविष्य के लिए काम में आए। हाँ माँ जी, मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है। ये महक का पहला जन्मदिन होगा जो इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वरना वो तो हर साल अपने जन्मदिन पर रोती ही रहती, क्योंकि हम लोग उसे ठीक से मनाते ही नहीं थे। तभी वहां पर महक आती है। तो बताइए, कैसा लग रहा है पार्टी का सेटअप? ये सब माँ जी और पापा जी ने अरेंज करवाया है मेरे लिए, क्योंकि मेरा इस घर में पहला बर्थडे है ना, इसीलिए। बहुत ही अच्छा है बेटा, लेकिन फिर भी अगर तेरे ससुराल वाले दिलदार हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू भी ना समझ बनकर
उनके दिए हुए तोहफों को पागलों की तरह स्वीकार करती रहेगी। थोड़ा मना भी कर दिया करना, वरना वो लोग तो यही कहेंगे कि इसे तो बस लेना ही आता है। अरे अपनी ही हाथों से अपनी इज्जत क्यों गवा रही है तू? तभी वहां पर रणधीर आता है। सॉरी माँ जी, लेकिन मैंने आपकी बातें सुन ली और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरे घर वाले महक के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते और ना ही कभी ऐसा सोच पाएंगे। यहाँ सबकी सोच काफी अलग है और आप भी प्लीज ऐसा मत कहिए, क्योंकि महक अब इस घर का बहुत ही अहम हिस्सा है। अरे नहीं रणधीर बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो वो कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ सकता हूँ। आप प्लीज सफाई मत दीजिए। मैं तो बस आपको क्लियर करना चाहता था कि आप जैसा समझ रही हो वैसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। और हाँ, प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। अब ऐसे ही महक के जीवन में आती खुशियों को देखकर उसके मायके वालों को काफी हैरानी होती है। मेरी कल ही बात हुई महक से। उसे रणधीर ने नया फोन दिलाया है, क्योंकि उसका पुराना फोन फिर से खराब हो गया था। वही ना, जिसके लिए उसने 8,000 रुपए खर्च किए थे। तूने ही कहा था ना उसे? हाँ माँ, वही फोन। वो तो ये भी बता रही थी कि अभी वो अपना छोटा सा केक का शॉप भी खोलने वाली है। ससुराल वालों की एक प्रॉपर्टी है, वो रेंट पर थी, तो वहां पर वो लोग अब दुकान खोलना चाहते हैं। इसलिए अब मैं एक वहां पर केक की दुकान खोलने वाली है। तभी वहां पर पड़ोसन मेघा आती है। क्या बात है? वैसे माफी चाहती हूँ। हाँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, लेकिन गायत्री बहन, ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी बेटी की तो एकदम लॉटरी ही लग गई है, जो उसे ऐसा ससुराल मिला है। मतलब मैं उसके स्टेटस अक्सर देखती रहती हूँ। जो जो चीजें उसे मायके में रहते हुए चाहिए थी, वो सब चीजें उसे अपने ससुराल में मिल रही हैं। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो क्या कह रही है? आखिर मतलब क्या है तेरे कहने का? मतलब ये ही दादी जी कि आप लोगों को उसे समझ कर लेना चाहिए था। अगर उसने आप सबका मान रखकर आप सबकी सुनी थी, तो आपको भी उसकी इच्छाओं की कदर करनी चाहिए थी। अब उसने थोड़ी ना आप लोगों से कोई हीरे जवाहरात मांगे थे। उस बेचारी की तो बस कोई छोटी मोटी ही ख्वाहिशें थी। खैर, मैं तो चली। मैं तो बस आपसे यही कहने आई थी कि शाम तक मेरा एक पार्सल आएगा, तो आप उसे रख लेना। वो मैं रात में लौटूंगी ना, तो वापस लौटने पर आपसे ले लूंगी। आती हूँ हाँ। इतना कहकर मेघा चली जाती है, लेकिन उसकी बातें सबके मन पर गहरा असर छोड़ देती हैं और वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं। मेघा ने अभी जो कुछ भी कहा है, वो सब सही कहा। हमने मेघा को और उसकी ख्वाहिशों को कभी ठीक से समझा ही नहीं और घर में बस अपने ही चलाते रहे। लेकिन हमेशा उसने अंत में हमारे कहने के अनुसार ही बर्ताव किया। माना कि थोड़ी मुंहफट थी, लेकिन कभी भी अपने मन का बिल्कुल नहीं किया। कभी हमारे बात के खिलाफ भी नहीं गई। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। अगर महक चाहती तो वो हमारी बातों के खिलाफ जा सकती थी, लेकिन उसने वैसा बिल्कुल नहीं किया। और यही साफ साफ दर्शाता है कि उसके मन में हमारे प्रति कितनी इज्जत है, कितना प्यार है हमारे लिए। और वही प्यार वो हमसे आज भी करती है। इसलिए वो बस थोड़ी जुबान चलाती है, लेकिन हमारे खिलाफ कभी नहीं जाती। और अगर देखा जाए तो वो जबान भी तभी चलाती है जहां पर सामने वाला व्यक्ति गलत हो। आपने बिल्कुल सही कहा। हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। अपनी गलतियों का एहसास होने पर वो तीनों उसे घर बुलाकर उससे माफी मांगते हैं। हे भगवान, ये आप तीनों क्या कर रहे हो? प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। नहीं बेटा, हमें ये करने दे। कंजूसी के चलते हमने तेरा कई बार मन मारा है, लेकिन फिर भी तूने हमारा मान रखा। हाँ बेटा, लेकिन अब हम अपनी गलतियों को सुधार कर अपने स्वभाव में सुधार लाएंगे और जैसा तू कहती है वैसा ही करेंगे। हाँ बेटा, तूने सही कहा था। बचत करना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं जिससे अपनी इच्छाओं को मारना पड़े। हमें जीवन एक ही बार मिलता है। माफ कर दे लाडू, हमने तेरा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन हम तुझसे वादा करते हैं
कि जैसे तेरा ससुराल दिलदार है, वैसे भी तेरा ये मायका भी दिलदार कहलाएगा। महक भावुक होकर सबको माफ कर देती है, जिसके बाद वो लोग अपने स्वभाव में सुधार लाकर कंजूसी करना छोड़ देते हैं। जल्दी से सो जा, इसे देर रात तक जागना सही नहीं है बच्चे के लिए। जी जी पापा जी। बत्ती जलती हुई दिखी, इसीलिए मैं चला आया यहाँ पर। चलो, शुभ रात्रि। ठीक है पापा जी, शुभ रात्रि। भानु वहां से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। पापा जी ने तो मुझे बिना तकिया लगाए हुए देखा था, तो फिर कुछ कहा कैसे नहीं? ओफो, अब समझी मैं। पापा जी ने चश्मा ही नहीं लगाया था, इसीलिए उन्हें सब धुंधला धुंधला दिखा होगा। वरना वो अगर चश्मा लगाकर आए होते तो आज तो मेरी झूठी प्रेगनेंसी का भांडा फूट ही जाता। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने तो आज भी मुझे बचा लिया। रीवा खुश होकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह जब वो पिछली रात हुए हादसे के बारे में समर को बताती है, तभी ये तुम क्या करती रहती हो रीवा? अगर पापा कल रात को चश्मा पहने हुए होते तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाते, वो भी तुम्हारी एक छोटी सी भूल के कारण। अरे हाँ बाबा, जानती हूं मैं, पर कुछ हुआ तो नहीं ना, इसीलिए अब इतना हाइपर मत हो। बात हाइपर होने की नहीं है रीवा, बात तो सावधानी बरतने की है। देखो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब से तुम अपने कमरे में भी पेट पर तकिया लगाए रखोगी। क्या? लेकिन समर, अकेले में तो मैं निकाल ही सकती हूँ ना। अब हमारे रूम में थोड़ी ना कोई देखने आने वाला है। नहीं रीवा, घड़ी का कोई भरोसा नहीं होता। अब से हमें हर प्रकार से चौकन्ना रहना होगा, समझी कि नहीं? और अब मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, लगा कर रखूंगी मैं तकिया, वो भी दिन के 24 घंटे। खुश? हाँ हाँ, बहुत। ऐसे ही एक दिन। वाह यार समर, क्या कमाल का बर्गर है ये। इसे खाकर तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। थैंक यू सो मच यार, मेरे लिए इतनी भीड़ में खड़े रहकर तुम ये स्पेशल बर्गर लेकर आए। यू आर वेलकम रीवा। लेकिन बहू, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुझे अब चौथा महीना चल रहा है और उसके बाद भी ना तो तुझे कोई कमजोरी हो रही है, ना ही कोई उल्टियां हो रही है। तू तो एकदम मजे से खा पी पा रही है। हाँ माँ जी। तो अरे, गर्भवती होने के बाद हर औरतों को दूसरे तीसरे महीने में बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो समर के टाइम पर तीसरे महीने में हर 2 दिन में कमजोरी हुआ करती थी और उल्टियां भी होती थी। अरे माँ जी, वो अरे माँ, आप जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन कमजोरी आना और उल्टी आना ये सब हर किसी के शरीर पर निर्भर होता है। अब रीवा पहले से ही काफी चुस्त और दुरुस्त है, इसीलिए इसे कोई तकलीफ नहीं हो रही। जी माँ जी, समर ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन अरे कावेरी, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही दिमाग के घोड़े दौड़ाती हो। अब बहू तंदुरुस्त है तो ये तो अच्छी बात है ना। भगवान करे कि बहू 90 महीने तक ऐसी ही तंदुरुस्त रहे और बच्चा भी सही सलामत पैदा हो। हाँ समर के पापा, मेरी भी यही मनोकामना है। हाँ तो शुभ शुभ बोलो ना, तुम्हारी जबान पहले से ही काली है। हाँ हाँ, समझ गई, अब आप शुरू मत हो जाइए। फिर एक दिन जब रीवा का पार्टी करने का मन होता है, तब वो अकेले ही क्लब चली जाती है, जहाँ पर उसका भाई चिराग भी मौजूद होता है और वो उसे शराब पीते हुए देखकर हैरान रह जाता है। अरे, ये तो रीवा है, लेकिन वो यहाँ क्लब में क्या कर रही है? इस लड़की को जरा सी भी अकल नहीं है, गर्भवती होने के बाद भी शराब पी रही है। फिर चिराग क्लब की उस भीड़ में फौरन रीवा के पास चला जाता है। रीवा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम। उतने में एक आदमी चिराग को गलती से धक्का मारता है, जिस कारण चिराग नीचे गिर जाता है और उतने में रीवा वहां से भाग जाती है। बाल बाल बच गई मैं तो, वरना आज भैया के सामने मेरा सच आ ही जाता। लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। रीवा अब फौरन घर चली जाती है। वही अब चिराग उठकर पूरे क्लब में रीवा को ढूंढता है। रीवा,
रीवा, अब ये लड़की कहाँ चली गई? अभी तो मेरे सामने ही खड़ी थी। कहीं मुझे देखकर भाग तो नहीं गई? फिर चिराग बाहर आता है, लेकिन उसे रीवा वहां पर भी नहीं दिखाई देती। वो पक्का मुझे देखकर भाग गई होगी। अब वो रीवा को कई बार कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती। और घर जाकर चिराग ये सारी बातें मयूरी और लीला को बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों भी चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये तू क्या कह रहा है चिराग बेटा? ये रीवा पगला गई है क्या? गर्भवती होते हुए भी वो शराब पी रही थी। बाप रे, क्या बोलूं मैं इस लड़की को? लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है चिराग कि वो लड़की रीवा ही थी? हाँ मयूरी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो 100% रीवा ही थी यार। और वो अब मेरा कॉल ही नहीं उठा रही। एक काम करो माँ, आप उसे कॉल करो, देखना वो आपका कॉल जरूर उठा लेगी। हाँ बेटा, अभी लगाती हूँ मैं फोन। फिर लीला रीवा को कॉल लगाती है, तो वो अपनी माँ का कॉल फौरन उठा लेती है। ये सब तू क्या कर रही है बेटा? तेरे भाई ने अभी तुझे थोड़ी देर पहले किसी क्लब में देखा। अरे तू इस हालत में शराब क्यों पी रही थी? माँ, स्पीकर पर रखिए फोन। क्या? अरे माँ, मैं तो सुबह से कहीं बाहर भी नहीं गई हूँ। तो भैया ने मुझे क्लब में कैसे देखा होगा? और मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो प्रेगनेंसी के दौरान क्लब जाकर शराब पीऊं। झूठ मत बोल रीवा, मैंने तुझे देखा था, लेकिन उतने में एक आदमी ने मुझे धक्का मारा और मैं नीचे गिर गया। और मैं वापस जब उठा तो तुम वहां पर थी ही नहीं। तू तो मौका देखकर 9-2-11 हो गई, इसलिए ज्यादा चालाक मत बन। ओफो भैया, मैं कह रही हूं ना आपसे, मैं वहां पर नहीं थी। और अगर आपको इतना ही शक है तो आप समर से भी पूछ सकते हैं। मैं सुबह से घर पर हूँ। शायद आपने नशे में किसी और को देखा होगा और आप उसे मुझे समझ बैठे। नहीं रीवा, मैं इतने भी नशे नहीं करता। लेकिन भैया, अब आप ही बताइए, मैं शराब कैसे पी सकती हूँ? अब सवाल मेरे बच्चे का है। मैं कह रही हूं ना कि मैं क्लब में थी ही नहीं। और वो लड़की आप जिसे रीवा समझ रहे हो, वो कोई और ही होगी, जो थोड़ी बहुत मेरी तरह दिखती होगी। कभी कभार गलत फहमियां हो जाती हैं। भाभी, आप ही समझाइए ना भैया को। हाँ चिराग, अब रीवा इतना कह रही है तो सच ही होगा ना। वो भला हमसे झूठ क्यों बोलेगी? रीवा बचकानी हरकतें करती है, लेकिन वो जरूरी समय पर समझदारी भी दिखाती है। और वो ऐसी हालत में शराब पीने की भूल कभी नहीं करेगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रीवा, तू आराम कर, कोई टेंशन मत ले। शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। इट्स ओके भैया। इस तरह से रीवा इस बार भी जैसे तैसे बच जाती है। माफ करना भैया, आज मुझे आपको गलत साबित करना पड़ा, जबकि आप सच्चे थे। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ भैया। मुझे ना चाहकर भी ये नाटक करना ही पड़ेगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितने भी झूठ क्यों ना बोलने पड़े। कावेरी अब दिन रात काम कर करके थक जाती है। अरे माँ जी, आज शाम में चाय के साथ अगर ब्रेड पकौड़े मिल जाते तो मजा ही आ जाता। ठीक है बहू, अभी बना देती हूँ। एक काम कीजिए माँ जी, आप रहने दीजिए। मैं समर से कहकर इडली और मेदू वड़ा मंगवाती हूँ और वही खा लूंगी। आप खामखा दिक्कत मत लीजिए। पहले ही आज आपने बहुत सारा काम कर लिया है। अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना भी काम नहीं किया है मैंने, और ना ही मैं कोई थकी हुई हूँ। सच कह रही हूँ। तू बेफिक्र रहे बेटा और बिंदास फरमाइशें कर। मैं तेरी सारी फरमाइशें पूरी करूंगी। थैंक यू सो मच माँ जी। इस लड़की ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, लेकिन अब क्या करें? अपने आने वाले पोता या पोती के लिए ये सब तो मुझे करना ही पड़ेगा। खैर, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ बुढ़िया कि तू मेरे साथ सिर्फ 9 महीनों तक ही अच्छी बनकर रहेगी और उसके बाद फिर से अपनी औकात पे आकर मुझ पर हुक्म चलाएगी। इसीलिए इन 9 महीनों में मैं तुझसे इतने सारे काम करवाऊंगी कि तू इन सबको कर करके थक जाएगी। मैं तो चुन चुन के बदला लूंगी। ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद
रीवा कुछ समय के लिए अपने मायके रहने चली जाती है। और तभी, ये देखो रीवा, आज मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। भंडारे जैसे कद्दू की खट्टी मिट्टी सब्जी और साथ में पूरियां बनाई है। अरे नहीं भाभी, दूर लेकर जाइए इसे। मुझे अभी खट्टा मीठा खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। क्या? ओ तेरी, ये मैंने क्या बोल दिया? प्रेगनेंसी में तो लड़कियों को खट्टा मीठा खाने की कितनी इच्छा होती है। सच में, मैं तो एकदम बुद्धू हूँ। अरे रीवा बेटा, तेरे खाने पीने का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गर्भवती औरतों को तो ज्यादातर खट्टा ही पसंद आता है, लेकिन तू है कि खट्टा खाने से साफ साफ मना कर रही है। वही तो। अरे तुम्हारा चाल चलन और खाना पीना देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम पेट से हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। दरअसल मैंने अपने ससुराल में हद से ज्यादा ही खट्टा खा लिया था, इसलिए अब मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ भाभी कि ये खट्टा खाना मुझसे दूर लेकर जाइए। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भाभी, और सॉरी, आपने इतनी मेहनत से मेरे लिए ये सब बनाया और मैंने खाने से मना कर दिया। अरे बाबा, कोई बात नहीं, उसमें क्या सॉरी बोलना। हाँ बिटिया, तू नहीं खाएगी तो मैं खा लूंगी, तू चिंता मत कर। ठीक है माँ। अच्छा, आप एक काम कीजिए, पूरी के साथ मुझे थोड़ा श्रीखंड दे दीजिए। ठीक है रीवा, अभी देती हूँ। फिर रात में जब रीवा अपने कमरे में समर से फोन पर बात कर रही होती है, तभी, अरे हाँ बाबा, तुम फिक्र मत करो, नाटक एकदम सही से चल रहा है। हाँ, बाय। उतने में वहां पर दूध लेकर मयूरी आती है और वो उसकी बातें सुन लेती है। भाभी, आप यहाँ? मैं तो डर गई आपको देखकर। माफ करना रीवा, मुझे नॉक करके अंदर आना चाहिए था। अरे क्या भाभी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, और आपको नॉक करके आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका ही कमरा है। वैसे रीवा, तुम कौन सा नाटक कर रही हो? क्या नाटक? वैसे दूसरे की बातें तो सुननी नहीं चाहिए, पर मैंने गलती से सुन लिया। तुम नंदोई जी से किसी नाटक के बारे में बात कर रही थी ना? नाटक एकदम सही चल रहा है, ऐसे ही कुछ बोला था तुमने। अच्छा वो, हाँ, मैं उन्हें डांट लगा रही थी। देखो ना भाभी, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। इसीलिए उन्हें कह रही थी कि एकदम सही नाटक चल रहा है तुम्हारा। अच्छा, तो ये कह रही थी तुम? ये पति लोग भी ना ऐसे ही होते हैं। बीवी के बिना तो ये अपनी टाई भी नहीं बांध पाते। ना जाने कब सुधरेंगे ये लोग। वही तो। अच्छा ये लो, ये काजू बादाम वाला दूध बनाकर लाई हूं मैं, इसे पी लो, वरना बातों बातों में ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है भाभी, रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। रीवा को दूध देकर मयूरी वहां से चली जाती है। ना जाने कब खत्म होंगे ये 9 महीने। इस नाटक को करते करते मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है। 24 घंटे बस झूठ पे झूठ बोलकर मैं पागल ही हो जाऊंगी। फिर अगली सुबह, और बेटा, बच्चा अभी हाथ पैर मारता है कि नहीं? हाँ माँ, बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है। कल ही उसने किक किया था और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, और आज तो वो लगातार किक किए जा रहा है। क्या? सच में? अरे वाह, मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। लेकिन माँ, वो। फिर लीला रीवा के पेट पर हाथ लगाने के लिए उसके पास आती है और रीवा अब बहुत घबरा जाती है। नहीं माँ, नहीं नहीं नहीं, अब मैं क्या करूं? अगर माँ ने हाथ लगा लिया तो वो समझ जाएगी कि मैंने पेट पर तकिया लगाया हुआ है। अब लीला रीवा के पेट को छूने ही वाली होती है कि तभी रीवा झट से चिल्ला पड़ती है। माँ, मुझे उल्टी जैसे हो रहा है। क्या? हे भगवान! फिर रीवा फौरन बाथरूम चली जाती है। मैं तो बाल बाल बच गई। अगर माँ मेरे पेट को हाथ या कान लगाती तो उन्हें महसूस हो जाता कि मेरे पेट पर तकिया लगाया हुआ है। अरे बिटिया, तू ठीक तो है ना? दरवाजा क्यों बंद किया?
मैं तेरी पीठ पे हाथ फेरती तो तुझे आराम मिलता ना। अरे नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। इस तरह रीवा का भांडा फिर से एक बार फूटने से बच जाता है। अब तो मेरा लगभग 7वां महीना होने आया है, तो मैं अब अपना मैटरनिटी शूट कराऊंगी, ठीक उसी तरह जैसे आजकल की बाकी प्रेग्नेंट औरतें करती हैं। हे भगवान, ये आजकल की औरतें भी ना। अरे भाभी, आप तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि आप पता नहीं कितने ही पुराने जमाने की हो। अरे कर लो बाबा, कर लो। अपनी मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लो। वैसे भाभी, वैसे आप तो बहुत ही अच्छा मेकअप करती हो, इसलिए उस दिन भी आप ही मेरा मेकअप करना, और मैं बाहर किसी से शूट करवा कर पैसे खर्च नहीं करने वाली। आप ही मेरी फोटोज खींच देना, घर के घर में ही शूट करेंगे। ठीक है रीवा, जैसा तुम कहो। अब रीवा अपना पेट दिखाते हुए फोटोशूट करती है और वो अब सारे फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। बहुत बोल रही थी ना वो मेरी नालायक सहेलियां। अब देखना, मेरा ये प्रेगनेंसी फोटोशूट देखकर सबके सब जल जल कर राख हो जाएगी। अब रीवा की गोद भराई का दिन आ जाता है, जिसके लिए वो बहुत अच्छे से सजती है। पूरा घर सजाया जाता है और पूरा परिवार एक साथ आता है। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। तुझे और तेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। ये ले बहू, तेरा शगुन। वाह, इतने सारे तोहफे और मिठाइयाँ, वो भी फ्री फंड में। इस नाटक के चलते तो मेरे दिन दुगनी और रात चौगुनी हो गई। क्या कहा? ओ तेरी, ये गड़बड़ी में मैंने क्या बोल दिया? ओफो रीवा, तू भी ना एक नंबर की छल्ली है। रीवा के मुंह से ये बात सुनकर सबके सब एकदम चौंक जाते हैं। ये रीवा भी ना एक दिन मुझे मरवा कर ही मानेगी। ये तू क्या बोल रही है बहू? कौन से नाटक के चलते? वो, सॉरी माँ जी, वो मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी ना, इसीलिए कुछ भी बोल गई। सच में तू तो एकदम पगलेट ही है। शायद नाटक शब्द तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है रीवा, इसीलिए ये बार बार तुम्हारी जबान पर आता रहता है। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मुझे अपने मुंह पर काबू रखना होगा। खैर, जो भी हो, इस प्रेगनेंसी के नाटक के चलते मुझे तो बहुत आराम मिल रहा है। ऊपर से तोहफे मिल रहे हैं, वो बात अलग। सच में बहुत मजा आ रहा है। गोद भराई के फंक्शन में रीवा की बहुत पुरानी सहेली अमृता भी आती है। रीवा चल ही रही होती है कि उतने में वो देखती है कि उसके पेट पर जो तकिया था वो अब है ही नहीं। अरे ये क्या, ये तकिया कहाँ चला गया? अभी अभी तो मेरे पेट पर ही था। लगता है कहीं गिर गया होगा। उतने में उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बाप रे, लगता है कोई यहीं पर आ रहा है, और यहाँ तो मैं कहीं छुप भी नहीं सकती। क्या करूँ क्या करूँ? तभी रीवा की नजर डेकोरेशन किए हुए गुब्बारे पर जाती है और वो उसमें से एक गुब्बारा निकालकर अपने पेट पर लगा देती है। हेलो रीवा। अरे अमृता, तू यहाँ पर? अमृता अब रीवा के गले लगती है और दबकर वो गुब्बारा फट जाता है और ये देखकर अमृता के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या रीवा, इसमें तो गुब्बारा था। इसका मतलब तू ये सब नाटक कर रही है? हाँ अमृता, ये सब एक नाटक ही है। हे भगवान, लेकिन तू ये सब क्यों कर रही है? अब तुझसे मैं क्या छुपाऊं अमृता, तू तो मेरी पक्की सहेली है। वो दरअसल बात ये है। फिर रीवा अमृता को सारा सच बताती है कि आखिर वो ये सब नाटक क्यों कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ अमृता, लेकिन तुझे मेरी कसम, तू ये सच किसी को नहीं बताएगी। नहीं रीवा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, और तू चिंता मत कर। मैं तेरी सहेली हूँ, और वैसे भी तू जो कुछ भी कर रही है वो अपनों की खुशी की खातिर कर रही है, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तुम बच्चा पैदा करो या उसे गोद ले लो, आखिर माँ तो माँ ही होती है। थैंक यू सो मच यार, यू आर मोस्ट वेलकम बहना। लेकिन तू यहाँ पर कैसे, और दिल्ली से कब आई तू? अरे बाबा, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। ऑफिस की छुट्टियां है ना, इसीलिए।
और ऐसे में मैंने तेरे प्रेगनेंसी वाले फोटोज देख लिए सोशल मीडिया पर और फिर तेरी गोद भराई के बारे में सुना, इसीलिए चली आई तुझसे मिलने। ये ले, ये तेरे लिए मैंने तोहफा लाया है। थैंक्स अमृता। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और 9वां महीना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते 9वां महीना भी आ गया। अब बस कुछ दिन और, उसके बाद हमारे घर में रौनक ही रौनक छा जाएगी। बहू, समर बेटा, मेरी इच्छा है कि बच्चा होने से पहले तुम दोनों हमारे गांव के कुलदेवी के दर्शन करके आओ। उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है ताकि बच्चा एकदम से सही सलामत पैदा हो। ठीक है पापा, जैसा आपको हो। वैसे भी डॉक्टर ने बच्चा होने की तारीख 15 दिनों के बाद की दी है और हम तो 2 दिन में वापस भी आ जाएंगे। हाँ समझ, उतना ही वातावरण में बदलाव भी होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। पर समर के पापा, इन दोनों को अकेले मत भेजो, हम दोनों भी जाएंगे इनके साथ। नहीं कावेरी, 2 दिन बाद मेरी आई अपॉइंटमेंट है और मेरा डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है ना, हर साल में एक बार मुझे आंखों का चेकअप करना ही पड़ता है। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं रीवा का अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसे खुद से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं करूंगा। ठीक है बेटा। समर और रीवा अब गांव में कुलदेवी के दर्शन करने जाते हैं और वहां से निकलते समय उन्हें मंदिर की चौखट पर एक छोटी टोकरी दिखाई देती है जिसमें एक प्यारा सा बच्चा होता है और उसे देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो एक नवजात बच्चा है, लेकिन ये इसे मंदिर की चौखट पर किसने छोड़ा होगा इसे? लगता है इसके माता पिता को बच्चा नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसे भगवान के पास रख दिया। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। सही कहा तुमने बेटा। एक औरत है जिसका नाम उर्मिला है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने अभी 2 दिनों पहले ही इस बच्चे को जन्म दिया है। अब वो बेचारी तो इस बच्चे को नहीं पाल पाएगी, इसलिए वो इसे यहाँ पर छोड़कर गई है और मैं अब इसे गांव में अनाथ आश्रम में देने वाला हूँ। अरे नहीं पंडित जी, ऐसा मत कीजिए, इस बच्चे को कहीं मत दीजिए, हम गोद लेंगे इसे। समर, लगता है कुलदेवी माता ने हमारी मदद की है। 15 दिनों के बाद वैसे भी हम बच्चा गोद लेने ही वाले थे। देखो, किस्मत ने क्या खेल खेला है। हम बच्चे को चुने, उससे पहले ही बच्चे ने हमें चुन लिया और वो हमारे पास आ गया। अरे वाह। और पंडित जी, दरअसल मेरी बीवी बांझ है, इसीलिए हम इस बच्चे को गोद लेंगे। वाह, क्या अच्छे विचार है तुम दोनों की। तुम दोनों भले लोग हो। ले जाओ इसे और इसे एक नई जिंदगी दे दो। रीवा उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती है और वो उसके माथे को चूमती है। अब से ये हमारा बेटा है ना बाबू? समर और रीवा उस बच्चे को लेकर शहर चले जाते हैं और उस बच्चे को देखकर कावेरी और भानु एकदम से चकित हो जाती है। मुबारक हो माँ जी, आपको पोता हुआ है। ये देखिए। क्या? मेरा पोता? लेकिन ये कब हुआ? और और तुम दोनों ने बताया भी नहीं। अरे माँ, डॉक्टर ने तो 15 दिनों के बाद की तारीख दी थी, लेकिन रीवा को तो गांव में ही लेबर पेन शुरू हो गया और इसे अस्पताल भर्ती करना ही पड़ा और थोड़ी ही देर में बच्चा भी हो गया। मैंने आप लोगों को कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव में कोई नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैंने सोचा सबको घर आकर सरप्राइज दे दूं। चलो अच्छा ही हुआ। और कावेरी, हमारा पोता लाओ मेरे पास। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए। अब रीवा के मायके वाले भी बच्चे को देखने के लिए आते हैं और सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे लगा ही था बेटा कि तुझे लड़का ही होगा। मुझे सुबह सुबह ही सपना आया था और वह सच हो गया। अब बच्चे का नामकरण किया जाता है और उसका नाम अंश रखा जाता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद, अरे बहू, अंश के नए नक्श कितने अलग हैं। हमारे परिवार में से तो यह किसी पर भी नहीं गया। क्यों समर के पापा? अरे कावेरी, अभी तो बस ये कुछ ही दिनों का है, इसे कुछ महीने होने दो, तब पता चलेगा कि ये किस पर गया है। तुम भी ना। हाँ माँ जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अच्छा ठीक है। सबको अंश से बहुत लगाव हो जाता है, कोई भी उसके बिना नहीं रह पाता। रीवा और समर भी अंश को बहुत प्यार देते हैं। फिर एक रात जब रीवा फोन पर बात कर रही होती है, तभी अंश का प्राइम कमरे के बाहर निकलकर सीढ़ियों के पास चला जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि उतने में भानु उसे बचा लेता है। बाप रे, अगर ये प्राइम सीढ़ियों से नीचे गिर जाता तो ना जाने आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है? अरे तुम तो अंश को बस प्राइम या पालने में रखकर छोड़ देती हो। इसे तो बस फोन पर ही बात करने को दे दो, निकम्मी कही की। माफ कीजिए माँ जी, मुझे लगा अंश प्राइम में है और वो खिलौनों के साथ खेल रहा है, लेकिन अब से मैं उस पर ध्यान रखा करूंगी। अरे तू तो बस बोलती ही रहती है, लेकिन अगर तूने ध्यान नहीं दिया तो मैं तेरी चटनी बना डालूंगी। नालायक कही की। अंश हमारी जान है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग मर जाएंगे। जी माँ जी, जानती हूँ मैं। आइंदा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर से एक बार आपसे माफी मांगती हूँ। अब ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और अब अंश का पहला जन्मदिन आता है। तभी अचानक से कावेरी को उसकी गांव की सहेली राजेश्री का कॉल आता है। बधाई हो कावेरी, तेरे पोते का पहला जन्मदिन है ना? उसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने स्टेटस देखा तुम्हारा, जो तुमने व्हाट्सएप पे लगाया था। धन्यवाद राजेश्री। मैं अब थोड़े ही दिनों के बाद अंश को लेकर गांव आने वाली हूँ, कुलदेवी के दर्शन के लिए। वैसे कुलदेवी से याद आया, जब 9वें महीने में तुम्हारी बहू यहाँ पर आई थी, तब मैं भी मंदिर में मौजूद थी और मैंने सब कुछ देखा था। तुम्हारी बहू और बेटा पंडित जी को बता रहे थे कि तुम्हारी बहू बांझ है, इसीलिए वो लोग मंदिर में रखे गए बच्चे को यानी अंश को गोद ले रहे हैं। असल में तो वो बच्चा हमारे गांव की उर्मिला का है, जिसका पति मर गया था 1 साल पहले। उसी का बेटा है वो। क्या? हाँ कावेरी, मैंने तुम्हारे बेटा बहू को आवाज भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने शायद नहीं सुना और वो दोनों आगे निकल गए। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम लोगों ने किसी पराई के बेटे को अपना भी मान लिया। सारी सच्चाई सुनकर कावेरी अब हैरान रह जाती है। फिर वो फौरन रीवा और समर के पास जाकर उन्हें सब बताती है। समर, खा मेरी कसम और सच सच बता मुझे कि ये बच्चा तेरा है या फिर किसी और का है। अरे माँ, वो अगर तूने झूठी कसम खाई तो मेरी जान चली जाएगी। बता जल्दी। हाँ माँ, ये बेटा हमारा नहीं है, गांव की उर्मिला का ही है। राजेश्री काकी ने आपको सब सच ही बताया है। क्या? इसका मतलब तुम दोनों ने 9 महीने नाटक किया? बहुत गलत किया है तुम दोनों ने, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। माफ कीजिए माँ जी, मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा। आप सब मुझे और समर को बच्चा करने के लिए कह रहे थे और उसी दबाव में आकर मैंने और समर ने बच्चा भी प्लान किया, लेकिन मैं गर्भवती ही नहीं हो रही थी। जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे अतीत में हुए एक एक्सीडेंट के बाद मैं बांझ हो चुकी हूँ। और रीवा का बांझ होना आप सबके लिए काफी हैरानी वाली बात होती। आप सभी लोग टेस्ट ट्यूब बेबी या सरोगसी या फिर गोद लिए हुए बच्चे को नहीं स्वीकारते, इसलिए हमें ये झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करना पड़ा। और रीवा ने 9 महीनों तक पेट पर तकिया लगाया था। क्या? हाँ माँ जी, मानते हैं कि हमने गलत राह चुनी, पर माँ जी, माँ बनने के लिए बच्चे को जन्म दो, ये जरूरी है क्या? बिना जन्म दिए भी मैं माँ बन सकती हूँ। जैसे हम किसी पालतू जानवर को पालते हैं, तब हम उसके माता पिता ही बन जाते हैं। हम उसे जन्म तो नहीं देते, पर फिर भी वो हमें अपने बच्चे जैसा ही लगता है। हाँ माँ पापा, अंश को भले ही दूसरी माँ ने जन्म दिया है, लेकिन हमने उसे अपने बच्चे की तरह ही माना है और वो अब हमारा ही बेटा है। हाँ माँ जी, ये हमारा कान्हा है, मैं इसकी यशोदा मैया और समर इसके नंद बाबा। लेकिन माँ पापा, अगर आप लोगों को इससे कोई एतराज है तो हम अभी इसे यहाँ से लेकर जाते हैं। चलो रीवा। हाँ समर, तुमने सही कहा। अरे नहीं,
रुक जाओ। हाँ बच्चों, हमारे अंश को कहीं लेकर मत जाओ। हम दोनों अंश के बिना नहीं रह पाएंगे। अरे आज तो तुम दोनों ने हमारी सोच ही बदल दी। हमें माफ कर दो बच्चों। हाँ बच्चों, और हमारे पोते को हमसे अलग मत करो। रीवा और सुमर भी अब भावुक हो जाते हैं और इस तरह बाद में वो सब अंश के प्रति प्यार के चलते उसे खुद से दूर नहीं कर पाते और सभी उसे प्यार से अपनाते हैं।